हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग रूम में। डाटा इंटरप्रिटेशन एक चैप्टर होता है, उसके चैप्टर जरूर आते हैं। वैसे ये चैप्टर मैथ का है, लेकिन क्योंकि रीजनिंग और मैथ मिक्स आती है यूपी पुलिस में, तो ये पोर्शन आपको मिलेगा। किसमें आया हुआ बेटा? ये आपको रीजनिंग में मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डीआई कहते हैं इसे, आप सभी ने सुना होगा। डीआई क्या कहते हैं शॉर्ट में इसे कहते हैं डीआई। तो डीआई के क्वेश्चन पीईटी हो गया, नेट हो गया, है ना, या फिर आपका एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, सब में आपको डीआई से क्वेश्चन मिलते हैं। डीआई के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आप सभी को पहले, आज मैं क्वेश्चन शुरू नहीं करता क्योंकि मैं हवड़ दवड़ करना नहीं चाहता, अच्छे से समझाना चाहता हूं ताकि आपको लाइफ में आगे भी काम आए। क्योंकि हर एग्जाम में ही ये आता है, तो आप किसी को सिखा भी पाओ। ऐसे पढ़ना चाहिए हमेशा कि हमें जब पढ़े, हम कोई क्वेश्चन करें तो ऐसे करें कि भाई अब तो तुम मुझसे पूछ लो जो पूछना। तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। तो डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई बेटा 4 टाइप की होती है आपके। कितने टाइप की बेटा? 4 टाइप की। सबसे पहला होता है टेबल डायग्राम। ठीक है, टेबल डायग्राम। अगर टेबल डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या होगा बेटा? इसमें आपको इस तरीके से एक सारणी बना के दी जाएगी, इस तरीके से एक सारणी बना दी जाएगी और इस तरीके से उसको तोड़ दिया जाएगा कई भागों में, है ना। और यहां लिख देगा ए बी सी डी ई, यहां लिख देगा, ईयर लिख देगा कि ये पर्सन है, ये पर्सन है। और यहां पे क्या है? यहां ईयर लिख देगा कि ईयर आएंगे, और ईयर कौन कौन से आएंगे तो लिख देगा 1 2 3, इस तरीके से कुछ दे देगा। तो ये टेबल बनी हुई मिलती है। और आपसे पूछ लेता है बी सी से कितना ज्यादा है, ए डी से कितना ज्यादा है। इधर ईयर लिख दिया 2001 2002 2003, है ना, 2004। इधर ये लिख दिया कि इनने 2 कमाए, इनने 4 कमाए, इनने 8 कमाए, इस तरीके से। तो ये सारणी बनी मिलती है, इसको आपको सॉल्व करना होता है। दूसरा, ये तो टेबल वाले क्वेश्चन हो गए। दूसरे 3 डायग्राम और होते हैं। एक होता है आपका बार डायग्राम। पहले चारों तरह के क्वेश्चन समझ लो। बार डायग्राम की बात करें तो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको? आपने देखा होगा इस तरीके से मिलता है। ये इस तरीके वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बेटा, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके कहलाते हैं बार डायग्राम। इधर वो सन दे देगा 2004 5 6 7 8, इधर ले देगा 0 100 200 300 400 500, इस तरीके से लिख देगा। ये क्या होता है? बार डायग्राम। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं कि आपसे पूछ लेगा किस ईयर में सबसे ज्यादा हुआ, तो आपको दिख रहा है 2005 में सबसे ज्यादा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन। तीसरा होता है आपका बेटा, तीसरा आपका जो रेखा होता है वो होता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम इसे कहते हैं रेखा आरेख, इसे कहते हैं बेटा दंडारेख, इसे कहते हैं रेखा आरेख, इसे टेबल तो सारणी कहेंगे। लाइन डायग्राम में क्या होता है? इसमें भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन इसमें लाइन दी जाती है। कैसे दी जाती है? इधर वो ईयर दे देगा, जैसे मैंने बोला 2004 2005 2006 2007 एंड दैट। इधर 0 100 200 300 400, इस तरीके से दे देगा। तो वो पहले यहां से शुरू करा, ये लाइन गई, फिर लाइन ये आई, फिर ये लाइन ये गई, फिर लाइन ये गई, और फिर लाइन ये आई। इस तरीके से लाइन दे देगा आपको, है ना। फिर लाइन ये चली गई, तो आपसे इस तरीके से दे देगा, खूब बड़ा करके खूब सारे ईयर दे देगा, और आपको इस तरीके से दे देगा। और पूछ लेगा किस वर्ष सबसे ज्यादा किया, तो बोले इस वर्ष किया, 2007 हो गया। फिर किस वर्ष कहां कहां कम हुआ है, तो 2 वर्षों में कम हुआ, एक बार यहां कम हुआ, एक बार यहां कम हुआ। तो इस तरीके से आपको देखना के बताना होगा बस आपको कि भाई कितनी बार कम हुआ है, क्या परसेंटेज है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए कौन सा। कई बार ना बच्चे कहते हैं सर वो वाला चैप्टर करा दो। बेटे कौन सा? सर वो जिसमें वो ना ऐसे ऊपर ऐसे 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 जाता है। भाई चैप्टर का नाम तो बताओ। तो बच्चे बता ही नहीं पाते ना बिल्कुल, सर ऐसा होता है, सर वैसा होता है, ये करते रहते हैं। भाई ऐसा नहीं, आपको चैप्टर्स का नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ताकि आप टीचर से पूछ पाओ। तो इस चैप्टर, ये टोटल डीआई का पार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। इसे कहते हैं टेबल वाले क्वेश्चन, टेबल डायग्राम। इसे कहते हैं बार डायग्राम के साथ, बार डायग्राम वाले क्वेश्चन मुझसे नहीं आते। इसे कहते हैं लाइन डायग्राम से, लाइन डायग्राम वाले क्वेश्चन नहीं आते। और चौथा टाइप एक और होता है जिसे आप लोग सर्कल डायग्राम बोलते हो, या फिर इसे बोला जाता है पाई चार्ट। क्या बोला जाता है? पाई चार्ट। अब पाई चार्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें आपको एक सर्कल दिया जाता है और उसको तोड़ दिया जाता है, इस तरीके से तोड़ दिया जाएगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके से आपको कुछ दे देगा, ये 10% है, ये 15%, 5% है, ये 15% है, ये 7% है, ये 20% है, टोटल मिला के इस तरीके से 40% 80% कुछ भी दे देगा ना, इस तरीके से दे देगा। और ये पाई चार्ट पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किसमें है, ये ए है, ये बी है, सी है। तो ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चन है, कौन किससे कितना % कमा रहा है। टोटल 40,000 है तो इसने कितना % कमाया, इसने कितने टोटल रुपए कमाए, कितने रुपए खर्च किए, इस तरीके के क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए डाटा इंटरप्रिटेशन में, जो आपको पढ़ना है। धीरे धीरे करके करेंगे, एक दिन में एक ही टाइप सिखाऊंगा तो कंफ्यूज नहीं होगे। बाकी प्रैक्टिस है, डेली 8 बजे आपको एक एक क्वेश्चन डेली करा रहा हूं, चाहे वो पाई चार्ट का हो, चाहे बार डायग्राम का हो। जो यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है वो करा रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ
आपको ये चैप्टर कराना चाहता हूं पेपर से पहले पहले, क्योंकि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्या कहते हैं यूपी पुलिस की तैयारी करो, चाहे एसएससी की तैयारी करो, सब में आते हैं। तो क्यों ना हम इसको अच्छे से समझें, ताकि हम लोग को कोई कमी ना रहे इस चैप्टर में, और ये चैप्टर हमें को हमेशा अच्छे से आ जाए, क्योंकि आने वाले समय में छोटा भाई कोई करेगा तो उसे आप सिखा सकते हो एटलीस्ट। तो बेटा सबसे पहले ये 4 टाइप के क्वेश्चन है जो हमें अलग अलग समझने। इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज आनी चाहिए, और वो है मैथ, क्योंकि ये टोटल मैथ का चैप्टर है, तो मैथ के बिना तो काम चलेगा नहीं। अब इसमें मैथ में भी ना क्वेश्चन ये नहीं है बेटा कि सिर्फ आपको यही करना है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मैथ के कौन से चैप्टर हैं जिनके बिना आप ये नहीं सीख सकते। तो उन तीनों के बारे में, आज जो 3 चैप्टर हैं बस जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, तो उन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं, कैसे हमें क्या क्या उसका यूज करना है वो बताता हूं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये समझाने वाला था कितने टाइप के क्वेश्चन है, और अब मैं ये समझाने वाला हूं कि आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए कौन कौन से चैप्टर की जरूरत है, और उन चैप्टर की क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी वो मैं ऑलरेडी आपको आज सिखा देता हूं। देन कल से हम लोग एक एक चीज पकड़ के चलेंगे। 4 दिन में पूरा आपका डाटा इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएगा, और आई होप कि फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं जल्दी से। ये रफ कर देता हूं मैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो बेटा ये रफ कर दिया मैंने, अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर, है ना। तो कौन कौन से 3 चैप्टर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि दोनों ही तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके बिना काम नहीं चलने वाला वो है परसेंटेज। परसेंटेज आता होगा तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। दूसरा है आपका एवरेज, एवरेज के क्वेश्चन आते होंगे तभी आप थोड़ा बहुत कर पाओगे, बेसिक आना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं। और तीसरा है बेटा आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इन तीनों चैप्टर को आपको आना चाहिए। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं? परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिशतता। एवरेज को क्या कहा जाता है? औसत। तो ये 3 चैप्टर थोड़ा सा बेसिक आपको, आई होप कि आप पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इतना क्लियर होगा, आप पढ़ रहे होंगे। और कभी नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इतना समझाने की जितना डीआई में यूज होगा। बाकी तो इसके जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे बनते हैं, लेकिन ये 3 चैप्टर हमें समझने हैं सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले एवरेज आपको पता है, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि एवरेज क्या होता है, कैसे होता है। तो सभी लोगों को पता होगा, है ना, क्या कि एवरेज या औसत की बात करें तो औसत क्या होता है बेटा? औसत की बात करें तो औसत होता है आपका कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। बस ये आपका एवरेज है। यानी कि कभी भी अगर आपको एवरेज निकालना है तो जितनी भी संख्याएं आपको देगा, आप क्या करो, उन्हें जोड़ दो और किससे भाग कर दो? जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। एग्जांपल पे समझते हैं, अगर ऐसे समझ में आपके नहीं है। मान लो बेटा उसने संख्याएं आपको दे दी 2, 4, 6, 8, 10, 5 संख्याएं दे दी। आपसे बोले इनका एवरेज बताओ, तो इनका एवरेज मैंने क्या बताया? कुल पदों का योग, यानी कि आप इन सबको जोड़ दो। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है, इन्हें जोड़ दो और किससे भाग कर दो? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 कितना हो गया? 30। किससे भाग कर दो बेटा? 5 से। 5 से 30 को भाग करो, कितना आ गया? 6। एवरेज क्या हो गया बेटा मेरा? 6। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कभी भी आपको औसत निकालना होगा तो जितने नंबर दे सबको जोड़ दो और जितने नंबर है उससे भाग कर दो। कितना आ गया? 6। यहां आपको डायरेक्टली दिख भी रहा था। क्या दिख रहा था? कि जब आप देखो सब बराबर बराबर का गैप है तो जो बीच वाला है वही आपका एवरेज होगा। तो बीच वाला क्या था? 6। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा? एवरेज का मतलब होता है बीच वाली वैल्यू जो बराबर बटे, है ना। तो बीच वाली वैल्यू क्या है? 2 इधर छोड़ो, 2 इधर छोड़ो, बीच वाली क्या आ गई? 6। तो एवरेज क्या हो गया? 6। मैं बोलूं शुरू की 5 संख्याओं में एवरेज क्या होगा? 1 से लेके 5 तक की संख्या में एवरेज क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 है, तो 1 और 2 इधर छोड़ो, 4 और 5 इधर छोड़ो, बीच में कितना आ गया? 3। एवरेज क्या होगा? 3। आप चाहे जोड़ के देख लो। कैसे जोड़ोगे? कि 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 को 5 से भाग करो, 3। कितना आ गया? एवरेज 3। तो जो बीच वाली संख्या होती है वही आपकी क्या होती है? एवरेज होती है, अगर गैप बराबर है, अगर गैप बराबर है। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो एवरेज निकालना तो आपको आ गया, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इस एवरेज निकालने में, औसत निकालने में आपको नहीं होगी। अब मान लो इसको और एग्जांपल समझते हैं कि एक बच्चा है, एक आपका दोस्त है, 3 दोस्त हैं, ए बी सी। मान लो ए कमा रहा है 100 रुपए, बी कमा रहा है 200 रुपए और सी कमा रहा है 300 रुपए।
मैं पूछूं इनका एवरेज क्या है, तो देखो गैप दोनों में बराबर है ना, यहां भी 100 का गैप है, यहां भी 100 का गैप है, तो एवरेज 200 हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो जोड़ के देख लो कि 300, 200, 500 और 100 कितना हो गया 600, और भाग कितने करेंगे, 3 लोग हैं 3 से भाग करेंगे, 600 को 3 से भाग करो कितना आ गया 200, एवरेज क्या हो गया 200। यानी कि जब कभी भी गैप बराबर होगा तो आपको जो बीच वाली संख्या है वही आपका औसत है, आपको औसत निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अगर गैप बराबर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मान लो यहां कह देता कि एक्स कुछ नहीं कमा रहा, बी कमा रहा है 200 और सी कमा रहा है 400, अब आप एवरेज बताओ इनका क्या होगा, इन तीनों का एवरेज क्या होगा। तो भी अगर मैं बात करूंगा तो आप 400 और 200 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 600, और भाग किससे करेंगे 3 से, तो फिर से कितना आ जाएगा 200, एवरेज फिर भी कितना होगा 200। क्यों हुआ 200? 200 इसलिए हुआ बेटा क्योंकि यहां गैप 200 का है और यहां भी गैप 200 का है। लेकिन अगर मैंने यहां कर दिया 600, तो 600 200 800, अब यह 700 कर दो चलो ताकि 3 से कटे, 700 कर दिया इसका, 200 कर दिया इसका। अब मैं एवरेज पूछूं तो 700 200 बराबर नहीं बचा, तो अब बराबर नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, बोले सर 700 और 200 कितना हो जाएगा 900, किससे भाग कर देंगे सर 3 से, कितना आ जाएगा 300, तो एवरेज कितना हो गया 300। बात समझ में आ गई। तो आपको अगर बराबर गैप आ रहा है, देखो पहले 0 माना 200, फिर यहाँ 400 200 बराबर गैप तो बीच वाले आंसर आया। लेकिन अगर बराबर गैप नहीं होगा तो फिर तरीका क्या है, सबको जोड़ दो और जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, एवरेज निकल के आपके आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। दूसरी बात एक चीज और बताता हूं, आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज में कि मान लो हर संख्या में जितनी संख्याएं आपको दी गई हैं, इसको मैं हटा देता हूं, इसे समझाने के लिए था कि ये जितनी संख्याएं दी गई हैं 2 4 6 8 10, मान लो आप इसमें मैंने सब संख्याओं में 2 2 जोड़ दिया, सब संख्याओं में 2 2 जोड़ दिया, तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, जोड़ का क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं। तो मैंने इसमें 2 जोड़ा तो 4 हो गया, इसमें 2 जोड़ा 6 हो गया, इसमें 2 जोड़ा 8 हो गया, इसमें 2 जोड़ा 10 हो गया, इसमें 2 जोड़ा 12 हो गया। क्या एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा ये चेक करते हैं। तो आपको पता है जोड़ो 4 6 10, 10 और 18, 18 और 10 28, 28 और 2 30 और 10 40, कितना आया बेटा 40। कितने लोग हैं 1 2 3 4 5, किससे भाग करूंगा 5 से, सॉल्व करके कितना आ गया 8 आ गया। अब एक चीज नोटिस करो कि आपने हर संख्या में प्लस किया था 2, कितना प्लस किया था 2 प्लस किया था, तब आपने सॉल्व किया, आंसर कितना आया 8। लेकिन शॉर्टकट क्या है कि ऐसे करने का समय नहीं हुआ कि आपसे बोला हर संख्या में 2 तो आप 2 जोड़ दो फिर भाग करो, नहीं, आप शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट ये है कि जितना हर संख्या में जुड़ा है उतना ही आप एवरेज में जोड़ दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो बिना सॉल्व करे भी अगर आप करते हैं, आपसे बोला हर संख्या में 2 2 जोड़ दे तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, बोले अगर यहां हर संख्या में 2 2 जोड़ा है तो आप डायरेक्टली एवरेज कितना था पहले 6, अब 6 में 2 जोड़ दो कितना आ गया 8। देखो जितना संख्याओं में जोड़ रहे हो उतना ही एवरेज में जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे प्लस की जगह मान लो उसने बोला होता घटा दिया, घटाना, मान लो सब में से एक एक कम कर दिया, तो 2 से 1 कम किया 1, 4 से 1 कम किया 3, 6 से 1 कम किया 5, 8 से 1 कम किया 7, 10 से 1 कम किया 9। मैं पूछ लूं इनका एवरेज क्या होगा आपसे, तो आप जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे, 1 और 3 4 5 9 9 18, 18 और 7 18 और 7 कितना हो गया 18 और 7 हो गया बेटा आपका 18 2 20 25, कितना हो गया 25, किससे भाग करेंगे 5 से, कितना एवरेज आ गया 5। मैंने आपको क्या बताया कि भाई आपने क्या देखा, हर संख्या में से एक एक घटा रहे हो, तो आप डायरेक्टली घटाने की बजाय हर संख्या में से एक डायरेक्टली एवरेज कितना था पहले 6, तो आप डायरेक्टली 1 माइनस ना कर दो, तो एवरेज में 6 में से 1 माइनस कर दो कितना आ गया 5, एवरेज में से सीधे 1 माइनस कर दो कितना आ गया 5 आ गया। मान लो कि गुणा की बात कर लेते हैं, जोड़ घटा हो गया, गुणा की बात कर लेते हैं। जैसा कोई है कि हम सिर्फ एक चीज दिखा रहा हूं, प्रूफ करके दिखा रहा हूं आपको। ये 2 है, मान लो आपसे बोल दिया हर संख्या में 2 से गुणा कर दी, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्वेश्चन मेरा यही है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, और आपसे पूछ रहा है एवरेज क्या होगा, तो आपको पता है इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 12 24, 24 से 30 10 40 और 20 60, किससे भाग करेंगे 5 से, और जब 5 से भाग करेंगे तो 12 5 60, कितना आ गया 12। मैंने आपको क्या बताया कि आपने हर संख्या में 2 से गुणा करी है ना, तो भाई इतना करने की जरूरत नहीं है। जब आपसे बोला हर संख्या में 2 से गुणा कर दी जाए तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, जब हर संख्या में 2 से गुणा करिए तो बस एवरेज में 2 से गुणा कर दो, 6 दूनी 12, आंसर कितना हो गया 12। मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि कभी भी संख्याओं में जो फर्क होता है, अगर हर संख्या में सेम चीज हो रही है तो आप डायरेक्टली वो एवरेज में कर सकते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिना सॉल्व करे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या करना है बस आपको सिर्फ जो उसने किया वो कर देना है, आपका आंसर आएगा। जैसे एक आखिरी चीज भाग भी बताई दूं, वरना कोई सर ने भाग नहीं बताया, भाग की बात करते हैं। मान लो उसने बोला हर संख्या को 2 से भाग कर दे, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 4 को 2 से भाग करेंगे 2, 6 को 2 से भाग करेंगे 3, 8 को 2 से भाग करेंगे 4 और 10 को 2 से भाग करेंगे 5।
ये संख्या बन गई। जोड़ो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15, कितना आया 15। किससे भाग करेंगे, 5 संख्याएं, 5 से कितना आ गया 3। मैंने क्या बताया, ये पूरा सॉल्व करके आया ना। इससे अच्छा मैं डायरेक्टली तरीका क्या बताया, मैंने आपको डायरेक्टली तरीका बताया कि जो भी संख्या है, जो एवरेज पहले था, जब हर संख्या को 2 से भाग किया तो आप डायरेक्टली एवरेज को 2 से भाग कर दो और 6 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 3। आंसर क्या हो गया 3। यानी कि ध्यान रखना मेरी बात, चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, आप किसी भी संख्या में, जो भी संख्याएं आपको दी गई है उसमें जोड़ करो, घटा करो, गुणा भाग करो, जो भी आप कर रहे हो आप डायरेक्टली वही एवरेज में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसने बोला इसमें 2 2 जोड़ा तो एवरेज क्या होगा, हर संख्या में 2 जोड़ा, बोले डायरेक्टली 6 में 2 जोड़ दो 8 हो जाएगा। उसने बोला हर संख्या में 1 1 माइनस कर दिया जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा, बोले 6 में से 1 माइनस कर दो 5। देखो सॉल्व करके ये आया, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं। उसने बोला हर संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो क्या आएगा, तो इधर पूरा सॉल्व मत करो, बोले डायरेक्टली 6 दूनी 12 आएगा। देखो 12 आ गया। उसने बोला हर संख्या को 2 से भाग कर दिया, क्या आएगा, बोले सर डायरेक्टली 6 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 3 आ गया। आंसर क्या हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ गई आपको मेरी। तो ये समझना कि कभी भी औसत की अगर हम बात करें तो औसत में जोड़, गुणा, भाग, प्लस, माइनस किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप हर संख्या में जोड़ रहे हो वही आप एवरेज में जोड़ दो, जो हर संख्या में से घटा रहे हो वही एवरेज में से घटा दो, जो हर संख्या में गुणा कर रहे हो वही एवरेज में से गुणा कर दो, जो भी हर संख्या में भाग कर रहे हो वही एवरेज से भाग कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इसका मैं प्रयोग करूंगा। औसत का फॉर्मूला क्या है, बस इतना याद रखना है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। शॉर्ट में रखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख लो कि सम अपॉन नंबर, यानी कि जितने नंबर है वो नीचे आएंगे और उनका सम ऊपर आएगा, भाग कर देना, आंसर आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा। खत्म हो गई बात। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहीं से कुछ और फॉर्मूले बन जाएंगे। कुछ और फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, फॉर्मूले ये बन जाएंगे कि एवरेज निकालना तो सम अपॉन नंबर। अब आपको मान लो उसने दे दिया कि भाई टोटल नंबर दे दिया उसने आपको 4 5 6 7 8 और उनका आपको औसत दे दिया कि औसत इतना है, और आपसे पूछ लिया बताओ टोटल कितना होगा, उनका सम कितना होगा, योगफल कितना होगा। तो आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो सम, अगर मैं पूछ लूं सम कितना होगा तो डायरेक्टली सम तो इधर ही रहेगा, नंबर पहुंच जाएगा उधर। यानी कि सम अगर निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, औसत गुणा नंबर, औसत गुणा नंबर, तो सम निकल के आ जाएगा। जैसे इसका औसत कितना था, बोले सर मुझे सम निकालना है, मान लो मुझे सम कितना आया था 30, मुझे 30 नहीं पता, मुझे 30 निकालना है। उसने संख्या दे दी आपको 2 4 6 8 10, नंबर बता दिया कि 5 अंक है, 5 नंबरों की औसत, 5 अंकों का औसत क्या है आपका 6 है। तो बताइए उनका योगफल कितना होगा। तो औसत कितना दिया उसने आपको, बोले सर औसत दिया उसने 6। नंबर कितने बोले उसने आपको, बोले सर नंबर बोले 5, 5 अंकों का औसत 6 है। तो भैया उनका योगफल कितना आएगा, बोले 5 6 30, 5 6 30। आगे बात समझ में, देखो 30 आ गया नहीं आ गया टोटल योगफल, जबकि मुझे संख्याएं पता भी नहीं है, जबकि मुझे संख्याएं पता भी नहीं है, फिर भी योगफल मेरा सेम निकल के आ गया। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपसे पूछ लेगा भाई 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो बताइए योगफल कितना होगा। तो 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो 5 गुणा 6 नंबर कितना आ जाएगा सम। तो बस ये अगर याद है, यहीं से फॉर्मूला बन गया कि सम इधर रहेगा, नंबर चला जाएगा औसत में, यानी कि औसत की नंबर से गुणा निकल कर दो, क्या आ जाता है सम आ जाता है। अगर आपसे नंबर पूछ ले, अगर आपसे नंबर पूछ ले यानी कि आपको सम दे दे कि आपको उनने बोला कि 5 संख्याएं, या ऐसे बोला कुछ संख्याओं का योगफल, कुछ संख्याओं का योगफल 30 है और उनका औसत 6 है। तो बताइए संख्याएं कितनी है, संख्याएं पूछ ले तो क्या हो जाएगा कि अगर मुझे नंबर निकालना है, मुझसे उन्होंने पूछे नंबरों की संख्या कितनी, तो नंबर अगर मुझे निकालना, नंबर जाएगा इधर तो औसत आ जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया सम बटा एवरेज। क्या बन गया, योगफल बटा औसत। यानी कि मुझे नंबर नहीं पता, मुझे नहीं पता कितने नंबर है, उसने क्या बोला कि कोई संख्या दे दी, नंबर आपको निकालने, कितने नंबर है आपको नहीं पता, उसने बोला कि भाई कुछ संख्याओं का योगफल, कुछ संख्याओं का योगफल 30 है तथा उनका औसत 6 है। तो बताइए कुल कितनी संख्याएं हैं, तो कुल कितनी संख्याएं थी। तो आप डायरेक्टली 6 को 30 से भाग करो, कितना आ गया 5। देखो निकल के आ गया नहीं आ गया, नंबर कितने आ गए, बोल देखो 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 आ गई। योगफल कितना है 30, औसत कितना आया 6। संख्याएं मुझे नहीं पता लेकिन अपने आप निकल के आ गई, कितनी संख्या आ गई 5, देखो एग्जैक्ट आई है 5। तो ये भी कुछ और भी पूछ सकता है, तो बस आपको ये याद रखना है, जिसको ये याद है बाकी क्वेश्चन तो वो अपने आप बना लेगा। ये एवरेज का टॉपिक था, इसे मैं हटाता हूं। अब आते हैं अगली चीज पर। अगली चीज क्या है आपकी, अगली चीज हम समझते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेज सबसे एंड में बताता हूं क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा मुझे कराने, थोड़ा समझाना है इसके बारे में, फिर आपको आगे भी लेके चलूंगा। अभी तो पहले ये समझना जरूरी था कि एवरेज क्या होता है, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन बेटा बनेंगे। तो आई होप आपको एवरेज समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन मैथ में, रीजनिंग में एक एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई शुरू की 5 प्राकृतिक संख्याओं का
योगफल एवरेज औसत बताइए, 10 सम संख्याओं का शुरू की औसत बताइए। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आपको औसत निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए था, तो मैंने कोशिश करी आपको सिखाने की। अब आते हैं बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो उसमें आपको कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का तरीका क्या है कि आपको कोई भी रेशियो का मतलब क्या है, कैसे दिया होता है, पहले वो बता देता हूं। रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें बेटा, तो रेशियो प्रोपोर्शन जो आपको दिया होता है इस तरीके से दिया होता है, ए अनुपात बी। ये है अनुपात, सबको पता है ना। इनकी कोई वैल्यू दे दी आपको, कोई भी वैल्यू दे दी एग्जैक्ट वाई, मान लो वैल्यू दे दी 4:5, वैल्यू क्या दे दी? 4:5। अब आपको इसमें यह पूछ ले कि अगर मैं इसमें किसी संख्या से गुणा करूं, जोड़ करूं, भाग करूं तो क्या होगा, है ना, कैसे निकालना होगा। तो आपको क्या करना है बेटा, रेशियो प्रोपोर्शन की बात करें तो पहले चेक करते हैं। अगर मैं किसी संख्या से इसमें गुणा करूं, मान लो मैंने इसमें 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, मैंने इसमें भी 2 से गुणा, 5 दूनी 10, क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्यों नहीं पड़ेगा रेशियो में कोई फर्क? रेशियो में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप ये देखो, यहां 2 से गुणा करी, यहां 2 से गुणा करी, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, लौट फिर के क्या है 8 और 5 10। इसको दोबारा भाग करोगे तो 2 से 8 को भाग करो 4 आ गया, 2 से 10 को करो 5 आ गया। यानी कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो उनके, क्योंकि कट जाएगा ना, इसको 4:5 ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसको भी 8:10 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो लौट फिर के फिर से कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या की आपस में गुणा करने पर, किसी भी संख्या की आपस में गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखिएगा कि 4:5 था, तो मान लो 4 गुणा 2 और 5 गुणा 2 आपने किया तो 2 से 2 कट गया, लौट फिर के फिर से कितना आ गया? 4:5 आ गया। अगर आपने बोला कि 4 की गुणा कर दी 50 से और इसकी भी गुणा कर दी 50 से, क्या औसत पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 50 से 50 कट गया, रेशियो फिर भी कितना रहेगा? 4:5। यानी कि किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा करने पर उनके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वरना आपको दिक्कत पड़ सकती है, वरना आपको दिक्कत पड़ सकती है। क्लियर है इतनी बात? रफ कर दूं? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई बेटा, रेशियो का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आप समझ गए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें प्लस का फर्क पड़ेगा। गुणा का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस का कोई फर्क पड़ेगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालने के लिए, किसी भी संख्या का रेशियो निकालने के लिए आपको क्या याद होने चाहिए? पहाड़े याद होने चाहिए। बस आपको पहाड़े याद कर लेने, आपका आंसर आ जाएगा। औसत में क्या करना है? बस आपको पहाड़े याद कर लेने, आपका औसत आ जाएगा। लेकिन साथ साथ में कुछ रेशियो निकालना सिखा देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ए अनुपात बी का रेशियो उन्होंने दे दिया 2:3, बी अनुपात सी का रेशियो उन्होंने दे दिया 3:4, सी अनुपात डी, या अभी ए बी सी रहने देते हैं, डी बाद में आ जाएगा। और आपसे पूछ ले, बताइए ए बी सी का औसत क्या होगा? क्या पूछ ले आपसे? ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? तो बेटा इसमें के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या करने का तरीका होता है, आपको कुछ नहीं करना, ए अनुपात बी कितना था पहले वो लिख लो। जो चीज जैसे दी है उसे आपको वैसे ही लिख लेना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको ए अनुपात बी लिख लेना है। कितना था ए अनुपात बी? बोले सर ए अनुपात बी था 2:3, लिख लिया। अब बी अनुपात सी लिखना है, तो क्या लिखोगे? बी के नीचे बी लिखो। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात बी लिख लिया। अब बी के नीचे बी लिखो। बी की वैल्यू कितनी है? 3। और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? सी की वैल्यू है 4, तो सी के नीचे सी लिखो। यहां मुझे नहीं पता क्या आएगा, ये आपको निकालना है। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना होता है, जो साइड वाली वैल्यू आपस में खिसक जाती है, यहां 3 की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है सेम। मान लो अलग कर देते हैं, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। मान लो 1:4 कर दिया, यहां भी 1:4 कर दिया। अब मुझसे पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो क्या होगा, तो जो पास वाली वैल्यू है ना वो पास में खिसक जाती है, वो अपनी जो खाली जगह है उसको भर देती है, अपना सपोर्ट कर देती है। तो 3 है, 3 इधर आ जाएगा, और यहां पे 1 है तो ये 1 इधर चला जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा? बोले 2 ही कम 2, इनके आपस में गुणा कर दो, 3 ही कम 3 और 4 3 12। तो रेशियो कितना हो गया? रेशियो हो गया 2:3:12, 2:3:12। यही 4 होगा तो 4 में भी ये प्रोसीजर फॉलो करना है, 5 होंगे 5 में ये फॉलो करना है। जैसे मैं आपको ABCD 4 का करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे, अच्छे से समझ में आए। मान लो B अनुपात C के बाद उन्होंने C अनुपात D भी दे दिया आपको, और C अनुपात D क्या दिया? C अनुपात D उन्होंने दे दिया, क्या क्या नंबर नहीं आए?
मान लो 1 2 3 4 आ गए, 5:6 दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कर लेते हैं। और आपसे पूछ ले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या होगी। क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना। A की वैल्यू कितनी है 2, ऐसी लिख लो। B की वैल्यू कितनी है 3, ऐसी लिख लो। अब B अनुपात C है तो B के नीचे B लिखो, B के नीचे B लिखो तो B की वैल्यू कितनी है 1 रेशियो। C की वैल्यू कितनी है बेटा 4, ऐसे लिख लो। फिर C के नीचे C लिखना, C की वैल्यू कितनी है बेटा 5, ऐसे लिख लो। और D की वैल्यू कितनी है बेटा 6, ऐसे लिख लो। लिख लिया। अब बाकी जो समीकरण है उनको खाली जगह ऐसी छोड़ दो, बस बना के सर्कल और छोड़ दो। आप सॉल्व करेंगे, कैसे करना है ध्यान से देखना। इधर तो पूरा 2 सेट है, A वाली वैल्यू, यहां 3 इधर चला जाएगा, 3 इधर, 5 वाला 5 में लिख जाएगा। यहां इसके इधर 1 चला जाएगा और यहां 4 है तो 4 के इधर 4 आ जाएगा। यहां 5 है तो इधर भी 5 आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना, आपको सबके आपस में गुणा कर दीजिए, रेशियो निकल के आ जाएगा। 2 एकम 2 पंजे 10, 5 एकम 5 तियां 15, 5 चौक 20 तियां 60 और 6 चौक 24 तियां 72। ये आपका रेशियो निकल के आ गया 10 रेशियो 15 रेशियो 60 रेशियो 72। ये आपका आंसर हो गया। तो रेशियो निकालने का तरीका होता है, इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं आखिरी चीज, और आखिरी चीज क्या है बेटा, परसेंटेज। उसके बाद कल हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे। आज ये कुछ समझाने थे, 2 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए, आखिरी टॉपिक बचा प्रतिशत। अब प्रतिशत क्या होता है ये थोड़ा बहुत समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं अपने। मैं सिर्फ डीआई के मतलब का समझा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन तो बहुत होते हैं हर चैप्टर में, लेकिन डीआई मेरे समझाना है मुझे, तो उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर सेंट। सेंट का मतलब सेंचुरी आपको पता है, अगर आप 100 मान लो तो 100 का मतलब सेंट मतलब 100, ये समझ लो आप। तो आपको कोई भी चीज 100 में बतानी, कोई भी चीज कितनी होती है 100% होती है। कोई भी चीज कितनी होती है बेटा 100% होती है। कोई भी चीज कितनी होती है 100% होती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है कोई भी चीज 100% होती है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये बताना है, किसी भी चीज का कोई परसेंट निकालना है। मान लो उसने आपने बोला 40 का 10% कितना होगा, 40 का 10% कितना होगा, तो आपको क्या करना होगा ध्यान से समझना। 40 का पूछा है तो 40, कितना परसेंट पूछा है 10, तो गुणा 10% पूछा है ना तो 10। और परसेंटेज का मतलब होता है 100 नीचे कर दो, क्योंकि संख्या बतानी है। कभी भी परसेंटेज का सिंबल हटाना होता है तो 100 से भाग करनी होती है, लगाना होता है तो गुणा करनी होती है। बात समझ में आ गई। तो मुझे 40 का 10% कितना होगा ये बताना है, संख्या बतानी है, तो 10/100। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 ही कम 4, कितना आ गया मेरा 4 आ गया, कितना आ गया मेरा 4 आ गया। बात समझ में आ गई। अब मान लो आपसे पूछता, आपसे इसी क्वेश्चन पूछता 40 का कितना परसेंट है, 40 का कितना परसेंट है, तब क्या करते, बोले फिर 4 पूछ रहा है ना तो 4 किसका 40 का, कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, तो गुणा 100। क्या बताया मैंने, परसेंटेज अगर निकालनी है किसी संख्या की, किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से गुणा कर देते हैं, और किसी परसेंटेज को संख्या में बदलना है तो हम 100 से भाग कर देते हैं। तो यहां 40 क्या निकाला 10% तो 10, और भाग किसे करते हैं 100 से, भी परसेंटेज को संख्या में बदलना है। यहां परसेंटेज बतानी है, क्या बतानी है परसेंटेज, तो हम क्या कर रहे हैं 100 से गुणा कर रहे हैं। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 10, देखो कितना आ गया 10%। बात समझ गई। तो कभी भी परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए, परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुणा करते हैं, और कोई संख्या बताने के लिए परसेंटेज से संख्या में जाना है तो 100 से भाग कर देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आपको कुछ भी दे देगा कि एक पाई चार्ट देगा या बार डायग्राम देगा कि भाई टोटल 600 लोग हैं और 10% लोग भोजन कर रहे हैं, तो बताओ कितने लोग भोजन कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, टोटल 600 था, 600 को 10% निकाल दो, कैसे 600 गुणा 10/100, यानी कि जितना भी परसेंटेज बोलेगा, जो भी संख्या है उसका आप परसेंटेज निकालने क्या करेंगे 10/100, बटे में 100 लगा देंगे, आपका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन बताता हूं, ये तो समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं और किसी संख्या को क्या करते हैं। तो जिसका निकालना होता है वो नीचे आता है, और जिससे भाग कर रहे होते हैं अगर हटाना है तो 100 से भाग करते हैं। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई। अब बेटा कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 20 100 का कितना परसेंट है, 20 100 का कितना परसेंट है, ठीक है, ये बोला 20 100 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कितना परसेंट है। तो कैसे करोगे इसे, क्या करना होता है, ध्यान रखना बेटा, 20 100 का कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में बात कर रही है वो ऊपर आता है, और 100 का पूछ रहे हैं तो 100 नीचे आएगा। और मैंने बताया परसेंटेज बताना है तो किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो बस 100 से 100 को काट दो, कितना आ गया 20, यानी कि 20 100 का 20% है। आंसर कितना हो गया
20 हो गया। लेकिन अगर वो बोलता 20 80 का कितना परसेंट है बेटा, तो कॉन्सेप्ट तो सेम रहता, कॉन्सेप्ट तो सेम रहता, लेकिन सॉल्व कैसे करते? सॉल्व वैसे करते कि 20 के बारे में पूछा तो 20 ऊपर, लेकिन पूछ कितने करा 80 का, तो 80 नीचे, और गुणा किससे कर देते 100 से बेटा। तो आपको पता है 1 0 से 1 0 कट जाता, कितना हो जाता? बोले सर ये हो जाता 200/8। डायरेक्टली सॉल्व कर लो या काट भी सकते हो, अगर काटोगे तो ये हो जाएगा 100/4 हो जाएगा। 2 से काटा 2 चौक 8, 100 दूनी 200, कितना हो गया 100/4, और इसको सॉल्व कर दो कितना आ गया 25%। मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूं, ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने जिंदगी में परसेंटेज नहीं पढ़ा, उस तरीके से समझा रहा हूं कि 20 80 का कितना परसेंट है, तो 20 किसका 80 का, गुणा 100 कर देंगे, परसेंटेज पूछा है। बात समझ में आ गई आपकी? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मुझे लगता नहीं है कि अब आपसे कोई भी संख्या पूछूंगा, कोई भी संख्या किसका कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर, जिससे पूछ रहा है वो नीचे, गुणा किससे कर देते हैं 100 से कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज और बताता हूं, वो आपसे कभी कभी पूछेगा कितना परसेंट ज्यादा है कितना परसेंट कम है, वो बड़ी दिक्कत देता है। कैसे? मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, मान लो आपसे ये बोल दिया, मान लो आपसे ये बोल दिया कि 80 60 से कितने परसेंट अधिक है, 80 60 से कितने परसेंट अधिक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे? जब भी इसमें का क्वेश्चन है तो आपको दिख तो रही है 80 60 से कितना परसेंट अधिक है, बोले सर 20 अधिक है। कितना अधिक है 20। किससे पूछा है बेटा 60 से, जिससे पूछता है तो दोनों में अंतर कितने का आया 20 का। किससे पूछा है 60 से, बटे में क्या आएगा 60, और बेटा गुणा किससे करनी है 100 से, क्योंकि कितना परसेंट पूछा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, बोले सर ये हो जाएगा 200/6, 200/6। अगर आप इसे सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/3, और इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। आंसर कितना आ गया 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। मुझे बताओ कोई दिक्कत है तो? क्लियर है इतनी बात? तो जब भी इसमें का क्वेश्चन आएगा, जब भी इसमें का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है बेटा, आपको ये देखना है कम या ज्यादा। कम भी बोल सकता है कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, तो जितना अंतर होता है वो ऊपर लिखते हैं, और जो संख्या होती है जिससे पूछ रहा है वो नीचे लिखते हैं, और गुणा किससे कर देते हैं 100 से। जैसे 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 मान लो उसने पूछा 40 80 से, ये सबको पता है फिर भी दे रहा हूं समझाने के लिए, कितने परसेंट कम है। 40 80 से कितने परसेंट कम है, और मान लो कि आपको नहीं पता, वैसे तो पता होगा लेकिन मैंने मान लिया कि नहीं पता, तो आप क्या करोगे बेटा, इनका अंतर निकालोगे। कितना अंतर है 40, जो भी अंतर आएगा इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में वैल्यू रखनी है। तो 40 और 80 का अंतर कितना है 40, वो नीचे। किससे पूछा है 80 से, तो नीचे क्या आएगा 80, जिससे बताना है वो नीचे आता है, और गुणा किससे कर देते हैं बेटा 100 से। तो आपको पता है 40 दूनी 80, कितना आ गया, यह आ गया 100/2, और भाग करोगे कितना आ जाएगा 50%। कितना आंसर आ गया 50%। क्लियर? तो कभी भी कम या ज्यादा आएगा तो क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन अभी डीआई में यूज होंगे इसलिए पहले ही बता रहा हूं कि ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना परसेंट अधिक है, ये इससे कितना परसेंट कम है, तो जो अंतर आए उनका वो ऊपर लिखना है, और जिससे पूछ रहा है वो नीचे लिखना है, गुणा किससे कर देनी है 100 से। क्लियर? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। देखो पूरा चैप्टर तो कराने का समय है नहीं, और ना ही मैं करा रहा हूं आपको। परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, एवरेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है मैथ का, लेकिन जितना यूज मेरे काम का था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पाई चार्ट का या वेन डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना मैंने समझाया। बाकी जब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आप और अच्छे से समझ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि आप इतनी एंड तक रुके हो तो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अभी वीडियो लंबी ना करके आज मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कल मैं आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन करा दूंगा, उसके अगले दिन बार डायग्राम के, फिर रेखा डायग्राम के, फिर सारणी के। चारों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। 4 दिन मुझे दीजिए, एक एक दिन लगेगा हर वीडियो में, क्योंकि एक ही दिन में 2-3 घंटे की वीडियो बना के आपको बोर करना नहीं चाहता। एक दिन में जितना समझाने वाला था मैंने आपको समझा दिया। जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा, वो भी ये कर पाएंगे। इतनी बात उनकी समझ में आ गई होगी, तो कल से आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। कल मिलेंगे बेटा आपसे नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको कल मैं सबसे पहले पाई चार्ट समझाने वाला हूं, फिर मैं बार डायग्राम कराऊंगा, फिर रेखा, और फिर सारणी वाले मुझे लगता है कम आएंगे, लेकिन आ गए क्योंकि आएंगे वो भी, तो वो भी कराऊंगा। चारों टाइप के क्वेश्चन आपको डीआई के कराऊंगा, तो उसके लिए एक एक दिन मुझे चाहिए ताकि अच्छे से समझा पाऊं आपको पूरा बेसिक। बाकी जो यूज होगा वो मैंने आज बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये नहीं आता होगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो आई होप ये चीज आपकी समझ में आई हो। कल मिलेंगे आपसे क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।